नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। रेलवे का ड्राइवर बनोगे आप, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए परीक्षा पास करनी पड़ेगी। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट। पहले तो सीबीटी 1 का ही पेपर देना पड़ेगा और इसमें पूछे जाएंगे गणित के 20 सवाल। वो 20 सवाल आप पेपर में सारे के सारे ठीक करके आओ। उसके लिए हम अपने चैनल पर एएलपी सीबीटी 1 के लिए 5 लेटेस्ट जो रेलवे ने पेपर कराए हैं उसी पैटर्न पर एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको 5 पेपर करवाने वाला हूं। आपके पेपर में एडवांस मैथ का भी अच्छा खासा पोर्शन आएगा, यानी कि 20 सवाल आएंगे तो उसमें से 7-8 सवाल आपके एडवांस मैथ के रहेंगे। उसी हिसाब से हमने एग्जाम पेपर बनाए हैं, तो आप इस सारी क्लास को फॉलो करो, यहां से सीधे सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। रेलवे एएलपी के गणित के सवाल जो मैंने देखे प्रीवियस ईयर के 2018 के भी और 2024 के भी, अब सीधा 2025 का पेपर हो रहा है। तो इजी सवाल है गणित के, टफ पेपर नहीं आता है ना। टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एनटीपीसी के मुकाबले तो हमें आसान सवाल ही दिखे। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे सिलेक्शन वे पर, तो प्यारे भाई यहां पर मैंने एएलपी के गणित के टॉप 150 सवाल सोल्व करा दिए। 2024 की सारी शिफ्टों का निचोड़ हमारे हरीश सर ने साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस करा दिए। 2024 के सारे सभी सवालों का निचोड़ हमारे दीपक सर ने एएलपी के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व करा दिए। यही तो सब्जेक्ट है, और क्या चाहिए प्यारे दोस्तों आपको। तो ये सब मटेरियल आप जाके देख लीजिए प्यारे भाई, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि 25-25 शिफ्ट सॉल्व करते फिरो, ये टॉप 100 लगा लो, वही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने शुरू कर दिया भाई। यहां पे ये देखिए, पहला एग्जाम पेपर मैंने करा दिया और आज हम दूसरा एग्जाम पेपर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक बात और कि हमने यहां पर टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर अगर आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो हमने एएलपी के प्रीवियसर के मॉक टेस्ट फ्री कर रखे हैं, है ना। 2024 में 15 शिफ्ट लगी थी, 15 की 15 शिफ्ट डाल रखी है। लगाइए आप जाके, किसने रोका है, सबके आगे फ्री लिखा हुआ है, लगाओ। 2018 की भी 27 की 27 शिफ्ट डाल रखी है। तो आप ना डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए अब, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठो जी। ये सब सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूं कई बार, पर आना ही ये है तो एक्स्ट्रा बता के ज्ञान क्या फायदा, जब आना ही ये है घिसा पिटा। चलो शुरू करते हैं आपके सामने पहले सवाल से जो एएलपी सीबीटी 1 2024 में पूछा गया है, ठीक है ना। ए स्कीम लाइक बाई 8 गेट 9 on the same kind of article with the same mark price offer a what discount। एक स्कीम बाई 8 गेट 9 ये कौन सा डिस्काउंट ऑफर करती है। तो मेरे प्यारे भी दुकानदारी तो देता है डिस्काउंट। दुकानदार ये कह रहा है कि 8 वस्तु खरीदो और घर को अपने 9 ले जाओ, यानी कि दुकानदार आपको टोटल कितने आर्टिकल दे रहा है। दुकानदार आपको टोटल 9 आर्टिकल दे रहा है, जिसमें से पैसा कितने आर्टिकल का ले रहा है, 8 का, यानी कि एक आर्टिकल दुकानदार फ्री दे रहा है। यानी कि डिस्काउंट कितने का है, 1/, और 1/9 का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी 11:1/9%। कोई डाउट, चलिए बताइए। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 84 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने टाइम के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 35 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए। सवाल है आपके सामने, करो। जैसे ही बच्चे ये सवाल को देखते हैं इमोशन में आके क्या लेने लगते हैं, एलसीएम। मैं आपको बताऊंगा दिमाग लगाने वाले मेथड। दो पाइप हैं ए और बी, एक खाली टंकी को 84 मिनट में भर सकता है, बी कितने मिनट में भर सकता है, 36 मिनट में ना। सवाल यह है कि पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, कितने टाइम बाद बी बंद कर दें जिससे कुल खाली टंकी कितने मिनट में भर जाए, 35 मिनट में। हमने दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला है ना, कुछ समय के बाद हमने क्या कर दिया, बी बंद कर दिया, यानी कि पाइप ए तो चालू रहा, तो कितने टाइम के बाद बी बंद कर देना चाहिए जिससे कि पूरी ये टंकी कितने मिनट में भर जाए, 35 मिनट में भर जाए, ये ना। तो आपसे सवाल में पूछा क्या है, कितने टाइम के बाद पाइप बी बंद कर देना चाहिए, यानी कि आपसे ये वाला टाइम पूछा है। इस समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया। अब आप बताओ, आप दोनों पाइपों को ओपन करते हो, बी कुछ टाइम बाद बंद कर दे, ए तो बंद नहीं किया, ए तो शुरू से लेके एंड तक फुल टाइम ओपन है।
पाइप ए तो पूरे 35 मिनट तक टंकी भरेगा कि नहीं? तो पाइप ए 35 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? पाइप ए पूरी टंकी भरता है 84 मिनट में, तो पाइप ए 1 मिनट में कितनी भरेगा? 1/84। तो पाइप ए 35 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 35 से गुणा, किससे चला जाएगा? 7 पंजे 35 और ये 7 से 84, 12 बार, 5/12। तो पाइप ए ने कितनी टंकी भरी है? 5 तो फिर बी ने कितनी टंकी भरी होगी? टोटल टंकी 1 है, 1 में से 5/12 टंकी पाइप ए ने भरी है, यानी कि पाइप बी ने टोटल टंकी का कितना भरा होगा? 7/12। तो पाइप बी ने 7/12 टंकी भरी है। पाइप बी पूरी टंकी भरता है 36 मिनट में, तो ये पाइप बी 7/12 टंकी कितने समय में भरेगा? 12 × 36 यानी कि 21 मिनट में। तो मैं कह सकता हूं कि पाइप बी को 21 मिनट चला के बंद करना चाहिए। है ना गजब सवाल? जितना गजब ये सवाल है उससे ज्यादा गजब तरीका। अब पाइपन सिस्टम में सवाल यही आ रहा है पेपर में, तो यही ना कराएंगे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे दोस्तों आपके सामने। सवाल नंबर 3। इफ ए सम अमाउंट्स टू 1:13/36 times the sum after 2 years on a certain rate of compound interest compounded annually, then the rate of interest per annum is। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कोई धनराशि जो वार्षिक संयोजित हो रही है 2 साल में कितने गुना हो जाती है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई पैसा 2 साल में कितने गुना हो जा रहा है भैया? 1 सही 13/36 गुना। इसका मतलब 36 से कम 36, 36 और 13 कितना हो गया? 49। यानी कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई पैसा 49/36 गुना हो जा रहा है 2 साल में। 36 इन्वेस्ट करोगे तो 2 साल में पैसा कितना हो जाएगा? 49। एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो आप मुझे बताओ 1 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? फिर इसका अंडर रूट लोगे ना, तो 49 का अंडर रूट 7 और 36 का अंडर रूट 6, यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 7/6 गुना हो रहा है। यानी कि 1 साल में 6 रुपए कितने बन जाते हैं? यानी कि 1 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 1/6, और 1/6 का मतलब क्या है? 16.66%। खेल खत्म। आइए बच्चों, ठीक है। अगर आपको रेलवे की कंप्लीट तैयारी करनी, कोई मैं ईएलपी भी आने वाली, एनटीपीसी के पेपर भी है, 12 लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का, ग्रुप डी भी देना है ना, जेई टेक्नीशियन, सबकी 1 स्पॉट तैयारी हो जाए, साइंस भी, रीजनिंग भी, गणित भी, यही तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। मैं अपने खुद स्टैटिक्स देखता हूं कि रेलवे वाले बच्चे सबसे ज्यादा खुश और सबसे बेहतरीन तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत थोड़ी सी फीस में, 999 से भी कम फीस में आपको बैच मिल जाएगा, और हम सभी टीचर बहुत मेहनत करते हैं। हम ये नहीं कि आपको कोई जो है एसएससी की कोई क्लास दे रहे हैं, डेली हम लाइव पढ़ाते हैं रेलवे के एग्जाम के ओरिएंटेड। रेलवे का पीवाईक्यू आपको वहां पे कराते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, पीपीटी बना के, लिमिटेड कंटेंट और 100% गारंटी अगर आप पढ़ो मेहनत से। ठीक है जी, चलिए सवाल नंबर 4, ये बताओ। स्वर्णा का खर्चा उसकी बचत से 125% अधिक है। यदि उसका खर्चा 6% कम हो जाता है, बचत 26.5% बढ़ जाती है, तो उसकी इनकम कितने % बढ़ जाती है? बड़े सवाल है। देखो भैया, सबको पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। तो आप ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या ले लो? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो ले लो। सवाल की पहली लाइन क्या कह रही है? स्वर्णा का जो एक्सपेंडिचर है उसकी सेविंग से कितना ज्यादा है? 125%। 125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 25%, 1/4। 125% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/, तो स्वर्णा का खर्चा उसकी सेविंग से 125% ज्यादा, यानी कि सेविंग 4 है तो एक्सपेंडिचर 5 ज्यादा, यानी कि 9। ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया। हुआ क्या? स्वर्णा का एक्सपेंडिचर खर्चा 6% कम हो जाता है, और स्वर्णा की सेविंग, उसकी बचत 26.5% बढ़ जाती है। कम हो रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस। तो पूछा उसकी इनकम कितने % बढ़ जाएगी? इनकम का मतलब समझते हैं? इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि खर्चा प्लस बचत में कितने % का चेंज आएगा। बीच में क्या आ रहा है? प्लस, और जहां आया प्लस वहां क्या लगा? डेविएशन। सिंपल कंसेप्ट है। स्वर्णा का खर्चा कितना घट गया? 9 का 6% यानी कि 54। 9 का 6% यानी कि माइनस का 54 कम हो गया। उसकी सेविंग कितनी बढ़ी? 4 का 26.5%। 4 का 26.5% कितना आएगा? 26 चौका 104 और 2 106 आ गया। तो 106 और -54 कितना आ गया? 52।
यानी कि सोना की इनकम 52% बढ़ गई आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, 9×4=13 बटे 13, तो 52/13 कितना आ गया 4%। आंसर पॉजिटिव आया यानी कि बढ़ गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो उसकी इनकम कितना बढ़ जाएगी 4%। ठीक है ना बच्चों, आसान सवाल था। आगे चलिए, सवाल है आपके सामने 5, बताओ एट वॉट एनुअल रेट राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 times इट्स इनिशियल वैल्यू इन 18 ईयर्स। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 18 साल में अपने प्रारंभिक मूल्य का 5 गुना हो जाएगी? करिए जल्दी से। देखो आसान सवाल ही आते हैं आपके पेपर में, टफ नहीं आते मेरे दोस्त। बताओ किस ब्याज की दर से 18 साल में कोई पैसा 5 गुना हो जाएगा? 5 गुने का मतलब क्या है? आप अगर 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो कितना बन जाएगा 5 रुपए, तो आपको ब्याज कितना मिल जाएगा 4 रुपए। 1 रुपए पर आपको 4 रुपए ब्याज मिल गया, यानी कि कितना 400%। तो आपको 400% ब्याज चाहिए कितने सालों में? 18 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज होगा? 18 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं? ये कितना आ गया 200/9, है ना? 200/9 हो गया ना, तो अप्रोक्स कितना आ गया 22.22%। कौन सा ऑप्शन है? कोई डाउट? आगे चलते हैं, ये बताइएगा। सवाल नंबर आपके सामने 6 जी, एएलपी सीबीटी 1 2024 का। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ये प्रॉमिस करता है, प्रिटेंड करता है कि मैं अपना सामान कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं बिना किसी प्रॉफिट के। However, he uses a false weight on which 200 gram is written, but which actually weighs lesser. हालांकि वो गलत बाट इस्तेमाल कर रहा है जिसपे लिखा 200 ग्राम है पर उसका एक्चुअल में वजन 200 ग्राम से कम है। यूजिंग दिस फॉल्स वेट द शॉपकीपर मेक्स ए गेन ऑफ 25%। इस गलत बाट से जो शॉपकीपर है वो 25% प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे पूछा है इस वेट का एक्चुअल जो है मेजरमेंट क्या है, एक्चुअली में 200 ग्राम वजन कितना है? ठीक है ना, लिखा 200 ग्राम है पर वो 200 ग्राम से कम ही है, तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं। ठीक है बच्चों, बताओ अगर शॉपकीपर को 25% प्रॉफिट हो रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि अल्टीमेटली 4 का सामान शॉपकीपर बेच कितने में रहा है 5 में। यानी कि अगर कस्टमर को 5 यूनिट सामान दिखाया जा रहा है तो एक्चुअल में वो है कितना 4 यूनिट, है कि नहीं? तो कस्टमर को बाट पे कितना तोल के दिखाया जा रहा है 200 ग्राम, तो 5 की वैल्यू 200 ग्राम है कितने गुना 40 गुना। लेकिन एक्चुअल में उसका जो मेजरमेंट है वजन का 4 की वैल्यू 40 गुना 160 ग्राम है। और यही सवाल का क्या आ गया ऑप्शन नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, यही सब आता है पेपर में। आइए सवाल नंबर 7 करो। एक व्यक्ति 400 आम के लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है। सभी वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी समान है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ए मैन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज। यानी कि एक आदमी आम बेच रहा है और 400 आमों का कॉस्ट प्राइस 320 मैंगोज के सेलिंग प्राइस के बराबर। ये तो है ना, इससे आसान कुछ चीज है ना? 320 मैंगोज सेल करता है एट दी सीपी ऑफ 400 मैंगोज, इक्वल कर दिया हमने। तो किससे कट रहा है बेटा? ये 80 से, 405 बार और ये 320 4 बार। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा भैया? यहां पे 5 उधर जाएगा ना, 4/5। तो हम ये कह सकते हैं अगर एक आम का सीपी 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? यानी कि सीपी 4 है, एक आम को बेचने से कितना प्रॉफिट हो रहा है? एक का 4 का मांगे 5 में 1 का प्रॉफिट हुआ, तो 1/4 यानी कि 25%। जी आओ सवाल नंबर 8। एक क्वाड्रेटल के एंगल का रेशियो 2:5:7:10 है। तो इस क्वाड्रेटल के सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल के बीच का डिफरेंस बताइए। क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब यहां पे क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री है, सबसे बड़ा 10 और सबसे छोटा, ये आपसे पूछा है ना। तो चारों एंगल का सम कितना है 2 5 7 7 14 और 10 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है? चारों एंगल का सम 360 डिग्री।
सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस कितना है? 8। तो 8 की वैल्यू आपसे पूछिए, बटे 3 हो गया, तो 360 बटे 3 120 डिग्री। ये क्या आ गया सवाल का? बताओ, ये लल्लू लाल सवाल है। और ये सवाल तो 4 बार आया बेटा पेपर में, 4 बार, है ना? देख लीजिए आप खुद ही। सवाल नंबर 9 बनाइए। टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क, ए टेक्स द सेम टाइम दैट बी एंड सी टुगेदर टेक। A and B working together can complete the same work in 20 days and C alone can complete in 30 days. B and C together for 8 days. In how many days can A alone complete the remaining work? ये अच्छा सवाल है और नया सवाल है, ठीक है ना? बताओ, सवाल यह है कि किसी काम को पूरा करने में ए सेम टाइम लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं, है ना? तो 3 लोग हैं यहां पे ए बी सी, तो किसी काम को पूरा करने में ए उतना ही टाइम लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं, यानी कि ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर है। सेम टाइम मतलब एफिशिएंसी बराबर होगी। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी 1 है, सेम रेशियो होगा ना। आगे, A and B working together can complete the same work in 20 days. C alone can complete in 30 days. A और B मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 20 दिन में। C अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो A प्लस B और C उस काम को करने में जो टाइम लेते हैं उस टाइम का रेशियो कितना है? 2 रेशियो, टाइम का रेशियो 2 रेशियो 3 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उल्टा, उल्टा होगा ना। 2 रेशियो 3 का उल्टा कर देंगे, 3/2। तो ये A प्लस बी और ये C, इनकी क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्लियर है ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये सवाल एक स्टेप में निपट जाएगा अगर आपको ये पता लग जाए कि यहां पे इन सबकी एफिशिएंसी क्या है, ए बी और सी की, है ना बच्चे? एफिशिएंसी कैसे आएगा? 2 रेशियो आपको अलग अलग दिए, इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है बच्चों? ये बताओ। ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन है ना भाई। यहां अगर ऊपर नीचे जोड़ो तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है? 1 और 1 2। यहां अगर ऊपर नीचे जोड़ो तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है? 3 और 2। ये तो गलत बात है ना। यहां ए प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे जोड़ने पर 2 हो रहा है, यहां ऊपर नीचे जोड़ोगे 5 हो रहा है। 2 और 5 अलग अलग नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी को क्या बनाना पड़ेगा? 10। यहां टोटल कितना हो रहा है? 2। 2 को 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा, ये आ गया ना? ठीक है बच्चे? यहां 3 और 2 5 हो रहा है। 5 को 10 बनाने के लिए ऊपर भी और नीचे भी 2 से गुणा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब आप खुद देख लेना प्यारे बच्चों कि यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई। ए की एफिशिएंसी यहां से ए की 5 आ गई, सी की कितनी आ गई? तो बी की कितनी आ जाएगी? 1। बी की 1 है, सी की 4 है और ए की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। जो मर्जी एग्जामिनर सवाल बना ले, आप रुकोगे क्या? है सचिन? सवाल बोले बी और सी मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, ए अकेला बचा काम कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हो। टोटल वर्क की क्या चाहिए? किसी एक आदमी की एफिशिएंसी और उसके दिन। सवाल बोला सी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बोला है ना? सी अकेला काम कितने दिन में करता है? 30 दिन में। सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है और सी अकेले पूरा काम 30 दिन में कर लेता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 120 आ गया। बोला बी और सी मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, तो बी और सी 8 दिन में कितना काम करेंगे बताओ? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, सी की 4। अच्छा, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, तो आप मुझे बताइए 8 दिन में कितना काम करेंगे बी प्लस सी? 40। तो 120 में से 40 काम हो गया, तो बचा काम कितना? 80 काम बाकी है। इस बचे काम को ए कितने दिन में करेगा बताओ? हैं? ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो इस बचे काम को ए करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो 80 कुर्सी बनाने में ए को कितने दिन लगेंगे? ये आ गया आंसर। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा सवाल था, ठीक है ना? तो यहां आपको रेशियो को मर्ज करना होता है। आगे चलेंगे, 10वां सवाल। 25 रेशियो एक्स प्रपोर्शन एक्स रेशियो 36, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू क्या है? ये सवाल है, बताइए बच्चों।
इससे आसान कुछ है आपके लिए? देखो भाई, ये बीच में क्या आ रहा है, प्रोपोर्शन का साइन, इसे बोलते हैं समानुपात। कभी भी ऐसा आएगा तो बाहर वाली संख्याओं की गुणा और अंदर वाली संख्याओं की गुणा क्या होगी, बराबर, है ना। तो x गुणा x, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 25 गुणा 36। तो हम दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 25 का अंडर रूट 5, 36 का 6, तो 5 6, ये आंसर आ डी ऑप्शन। आइए, 1020, 850 और 1156 का HCF ज्ञात करें। बताओ, मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, इजी ही आएगा, है ना। इन संख्या, तीन संख्या आपको दी है, इनका HCF निकालना है। देखो भैया, HCF अगर संख्या कोई बहुत बड़ी तो है नहीं, HCF अगर निकालना है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम हमेशा कैसे कर लेंगे, ऑप्शन से। HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। 28 इनका HCF नहीं हो सकता, क्योंकि 28 का मतलब होता है 4 सत्ते 28। ये नंबर जो है 7 से नहीं कटेगा, 102 7 से कटता है नहीं। 24 भी इनका HCF नहीं होगा, क्योंकि 24 का मतलब होता है 850, 24 से नहीं कटता, कटता है 22 के भीतर आता है 11, 850 11 से नहीं कटता, यानी कि आंसर क्या बचा, 34 का मतलब 17 दूनी 34, 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, 17 से कट रहे हैं, सारे नंबर इवन है, 2 से भी कटेंगे, है ना। तो 34 से कट गया, HCF क्या हो गया। अगला सवाल बनाइए बच्चों, एक आदमी ने 4%, 6% और 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की 3 डिफरेंट स्कीम में कुल 15,500 का इन्वेस्ट किया। एक साल के एंड में उन्हें सभी तीनों स्कीमों में सेम इंटरेस्ट मिला, ठीक है। 6% पर इन्वेस्ट की गई राशि कितनी, व्हाट द सम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 6%। बताइए, एक आदमी के पास कुल 15,500 रुपए, 3 अलग अलग स्कीम में आदमी ने इन्वेस्ट किया अलग अलग ब्याज की दर से। पहली स्कीम में 4%, दूसरी स्कीम में 6%, तीसरी स्कीम में 10%। तीनों ही स्कीम से मेरे भाई एक साल के एंड में उसे सेम ब्याज मिलता है। तो 6% की दर पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, यही सवाल है ना। अच्छा, ये मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो एक आदमी ने 3 अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया सेम टाइम के लिए, टाइम सेम है 1 साल, सेम टाइम के लिए टाइम सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट पे। अब बताओ, 3 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, तीनों से ही सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला है। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या आप जानते नहीं बीच में क्या गुणा, अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में होगी, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा, रिवर्स। भाई एक आदमी ने 3 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है 4, 6 और 10% के ब्याज दर पर, है ना। तो इन तीनों स्कीमों में जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसका रेशियो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिवर्स कर देंगे ना बच्चों, है कि नहीं सचिन। क्या आ जाएगा, 1/4, दूसरी स्कीम में ब्याज की दर 6%, 1/6, और ये 1/, तीनों स्कीम में पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया ना। तो यहां पे 4, 6, 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, पूरे को 60 से गुणा कर दो, तो 4 से 60 15 बार, 6 से 60 10 बार, और 10 से 60 6 बार, इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। आपसे पूछा 6% ब्याज दर पर कितना इन्वेस्ट किया, यानी कि मिडिल वैल्यू आपसे पूछी है, मिडिल वैल्यू यही ना। टोटल कितना इन्वेस्ट किया, 15, 10, 25, 6, जबकि कुल कितनी राशि निवेश की गई है, 15,000। तो 31 के वैल्यू 15,500 रुपए, बताओ कितने गुना, 31 पंजे 155, 500 गुना। तो सेकंड स्कीम में यानी कि 6% ब्याज की दर पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 10 यूनिट, तो 10 की वैल्यू 500 गुना आ जाएगी कितना, ऑप्शन नंबर। कोई डाउट, आगे चलते हैं। 13वां सवाल, एक्स की इनकम वाई से 44% अधिक है, वाई की इनकम एक्स से कितने परसेंट लेस है, व्हाट परसेंट ऑफ वाई इनकम लेस देन एक्स। ठीक है, ये तो एक्स की इनकम वाई से 44% ज्यादा, 44% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4%, 1/25, 44% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/, एक्स की इनकम वाई से, यानी कि अगर वाई की इनकम 25 है तो एक्स की 11 ज्यादा है, कितनी, ये रेशियो है ना।
लेकिन पूछा है y की इनकम x से कितना कम है, तो y की जो इनकम है वो x से कितना कम है, 11 कम है। लेकिन बेस क्या हो जाएगा, x की इनकम तो 36 होगी ना, 11/36, परसेंटेज में कितना गुणा 100%। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताइए, तो 4 से 100 25 बार, 4 से 36 कितनी बार, 9 बार है ना। तो 25 गुणा 11 कितना, 275, 275/9, तो 9 ते 70 यानी कि 30% के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है, 270 होता तो 9 से 30 बार जाता, 275 है तो 30 से हल्का ज्यादा है, ठीक है ना। 14वां सवाल है, यदि P बराबर 8.15, Q बराबर 9.06, R बराबर -17.21 है, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब -3 PQR का मान क्या होगा, बताओ जी। तीन संख्याएं दी हैं, पी क्यू आर बड़ी भयानक सी हैं, है ना। यहां वैल्यू रखेंगे तो आप तो पागल ही हो जाओगे, है कि नहीं, कैलकुलेशन करते करते। ये जो चीज है एक स्टैंडर्ड है, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू -3 PQR। यहां पे पी क्यू आर तीनों संख्याओं की वैल्यू दी, ये स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस होगा तो ही सवाल होगा। अगर आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ो, बताओ क्या आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर जोड़ के 8 9 17.21, 17.21 में से 17.21 घटाएंगे, जीरो आएगा। और आपको पता होना चाहिए, अगर तीन संख्याओं का सम जीरो है, यदि p प्लस क्यू प्लस आर जीरो है, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू -3 PQR, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। इस सवाल का आंसर था डी। कैलकुलेशन करनी नहीं थी बेटा यहां पे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 15, बताओ जी। ए सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, त्रिकोणमिति का हल का प्रश्न है, इसको क्या करना है, सरल करना है, बताओ। प्यारे से मित्रों देखो, आप यहां पे वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात, ये जो लिखा हुआ है ना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सवालों में बहुत ज्यादा आती है, इसको याद कर लीजिए। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है सचिन, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लीज इसको रट लीजिए, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा देखो, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं आप, लेकिन अगर किसी सवाल में सीधा दिखे दे ना कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न, ये फॉर्मूला लग रहा है, वहां जरूरत नहीं, सीधा बेसिक ही लगाइए। ये चीज क्या है, साइन थीटा बटे 1 + cos +1 + cos/sin थीटा, है कि नहीं। भाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos² थीटा, 1 + cos इंटू 1 - cos। आप कोई भी चीज पकड़ लीजिए, जैसे आपके सामने क्या लिख रहा है, साइन बटे 1+, तो ये क्या है, साइन थीटा बटे 1 + cos थीटा, है ना, साइन बटे 1 + cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर करने, क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cos इंटू 1 - 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पे जो साइन बटे 1 + cos है, ये किसके बराबर है, 1 - cos बटे, और ये किसके बराबर है बच्चों, 1 + cos बटे साइन, है कि नहीं, कोई तकलीफ, इनटू, और आप ये देखोगे 1 को 10 + cot थीटा से, 1/10 + cot थीटा, है ना, 1/10 + cot थीटा क्या आएगा, साइन इंटू कॉस, है कि नहीं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1/sin इंटू कॉस, ऊपर जाके पलट जाएगा, है ना, साइन इंटू कॉस हो गया ना। आप देखेंगे यहां पे दोनों का बेस सेम है साइन, तो ऊपर कॉस से कॉस कट गया, दोनों का बेस सेम है साइन, तो ऊपर क्या आ गया 1 + 1, तो 2/sin इंटू साइन इंटू साइन, से साइन भी कट गया, क्या आ गया 2 cos। बहुत जल्दी हुआ नहीं ये, लेकिन ये कब होगा, जब आपको ये दोनों पैटर्न की समझ होगी, है ना, कोई दिक्कत। कभी भी आए तो साइन को एस लिखना, कॉस को सी लिखना, टेन को टी लिखना, पूरा सवाल नहीं लिखना होता सॉल्व करते समय ट्रिग्नोमेट्री में। आगे चलेंगे, बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 16, एएलपी सीबीटी 1 में आया है, बनाइए। A diver rowing at the speed of 3 km/h in still water takes double the time going
50 किलोमीटर अप स्ट्रीम कंपेयर टू गोइंग 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द डाइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत गोताखोर की गति कितनी है। डाइवर यानी कि जो नदी में तैराक वगैरह होते हैं, है ना, तो एक डाइवर की शांत पानी में चाल कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, डाइवर की स्टिल वाटर में स्पीड कितने, 3 किलोमीटर पर आवर, यही है। पूछा क्या है, पूछा स्पीड ऑफ डाइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। स्ट्रीम के अगेंस्ट जो है डाइवर की स्पीड क्या होगी, यानी कि आपसे क्या पूछा, स्ट्रीम की स्पीड, धारा के विपरीत जो चाल होती है वो क्या होती है, अपस्ट्रीम होती है, अपस्ट्रीम की स्पीड पूछी है। बताइए इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है, सवाल में इंपॉर्टेंट बात बोली है ये जो डाइवर है टेक्स डबल द टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम कंपेयर टू गोइंग 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 50 किलोमीटर तो सेम है डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जाने में डाइवर को अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से डबल टाइम लगता है कि नहीं। आप बताओ अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि नहीं सचिन। तो यहां पर डिस्टेंस तो सेम बताइए 50 किलोमीटर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये पता चलेगा कि सेम डिस्टेंस अगर आप जाओगे तो अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से क्या लगता है, डबल टाइम लगता है कि नहीं। अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से डबल टाइम लगता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे लगता है तो अप स्ट्रीम में कितना समय लगता है, 2 घंटे। ये आ गया ना। तो किसका रेशियो है, टाइम का। तो अप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, उल्टा आएगा, 2:1। यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 2 यूनिट है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 1 यूनिट है ना। सवाल में क्या दिया, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आएगी, जोड़ के आधा करेंगे, 2 + 1 3/, भाई x की वैल्यू क्या होती है, किसी भी बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होता है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटे 2, यानी कि 3/2। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कितना, 2 गुना। और सवाल में पूछा क्या है, अपस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यानी कि, है नहीं बढ़िया सवाल। तो आपको यहां से रेशियो में ही आगे कैलकुलेशन करनी है तो ही सवाल होगा, इसलिए मैंने सवाल डाला है। ठीक है ना बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 successive discount of 40% and 60% on a deal are equivalent to a single discount of। अगर किसी सौदे में 40% और 60% की 2 लगातार छूट दी जाए तो कितनी सिंगल छूट के बराबर होंगी, 76%। आते हैं 40% और 60% की 2 छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी, 40 + 60 माइनस 40 × 60/100 क्या आ जाएगा बच्चों, परसेंटेज में। तो यहां पे 2 जीरो कट गया, 40 + 60 100 में से 6 × 24 घटाएंगे कितना आएगा, 76%। दिमाग में करना था, लिखना नहीं था। 18वां सवाल, 2 cars run to a place at a speed of 45 and 55 km/h respectively. If second car takes 40 minutes less than the first for the journey, second कार को पहली वाली कार से 40 मिनट समय कम लगता है जर्नी में, तो आपसे पूछा जर्नी की लंबाई क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन, बताओ कौन करेगा। 2 कार एक जगह से दूसरी जगह, सेम जगह तक जाती है, दूसरे स्थान तक। पहली कार जाती है 45 km/h की स्पीड से, दूसरी कार जाती है 55 km/h की स्पीड से, यानी कि पहली कार स्लो है, दूसरी फास्ट है। तो दूसरी फास्ट है तो दूसरी को कम टाइम लगेगा। सेकंड कार को पहली वाली कार से 40 मिनट कम समय लगता है सेम जर्नी में। जर्नी की लंबाई क्या है, तो देखो आप यहां पर रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई अगर डिस्टेंस सेम हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है, टाइम का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस, टाइम का दिया हुआ डिफरेंस कि सेम डिस्टेंस जाने में पहली और दूसरी कार को जो टाइम लग रहा है उसका डिफरेंस 40 मिनट का है। तो जर्नी की जो लंबाई होती है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट याद कर लीजिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, S1 × S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 × डेल्टा टी। यही ना बच्चों, आवाज आ रही है ना,
S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, याद कर लीजिए। ठीक है बच्चे, अब आंसर किलोमीटर में बताना है, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में कोई दिक्कत नहीं। पहली कार की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 55, नीचे स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस आएगा 10 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस दिया है 40 मिनट, मिनट में दिया है, लेकिन आपको किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में, क्योंकि सब कुछ किस में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड, तो टाइम को भी आवर में लिखना होगा। 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ गया आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो आप बताओ, ये आ जाएगा जी 2/3, ठीक है जी, 2 पंजे तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी कि कितना आ गया 55 तिया 165 किलोमीटर डिस्टेंस से बात खत्म। बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर, ये बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 19। 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। एक साल में 1989 तक इसमें 25% की वृद्धि हुई। अगले साल 1990 में 30% की गिरावट आई। अगले साल 1991 होगा ये ना, नेक्स्ट ईयर 1991 में 40% का इंक्रीज हुआ है ना। तो साल 1991 के अंत में इस शहर की पॉपुलेशन कितनी थी। बहुत ही शर्मनाक सवाल है, एक स्टेप में होने वाला। भाई देखो, शुरुआती वैल्यू दी हुई है कि एक शहर की 1988 में जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 50,000, और आपसे 1991 में 3 साल बाद की पॉपुलेशन पूछी है। हर साल का परसेंटेज चेंज बता हुआ, तो सीधी सीधी गुणा कर देंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। भाई नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन कितनी बढ़ी 25%, 25% यानी कि 1/4 बढ़ने का मतलब पॉपुलेशन 4 से 5 हो जाएगी, 5/4 गुना है ना। सेकेंड ईयर में 30% कम होगी, 30% की फ्रैक्शन लो 3 यानी कि पॉपुलेशन 10 से 3 कम होगी, कितनी हो जाएगी। थर्ड ईयर में 40% बढ़ी, 40% की फ्रैक्शन लो 2 यानी कि पॉपुलेशन 5 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी 7, ठीक है ना। ये हो गया बच्चों। तो आप देख सकते हैं जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा ना, आएगा ना 7 का मल्टीपल। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि 5 से 5 कट गया, ये 0 भी कट गया, 4 से 5 यार कितनी बार कटेगा 1250, यानी कि आ गया 1250 गुणा 49, 1250 गुणा 49 49। अगर 1250 की 50 में गुणा करते तो कितना आता 62,500 है ना। तो 62,500 से तो कम ही आएगा, कितना कम आएगा 62,500 से 1250 कम, यानी कि कितना आना चाहिए बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान सवाल है ना भाई। 1250 गुणा 50 62500 माइनस 1250, ओनली वन ऑप्शन 6125 अदरवाइज आप 49 में 7 का मल्टीपल भी यहां पे चेक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। लेकिन ये तो नॉर्मली इतनी कैलकुलेशन आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20। सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का उच्चतम समापवर्तक किसके बराबर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए सेट ऑफ को प्राइम नंबर इज इक्वल टू, दो को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है 1। को प्राइम नंबर है सहभाज्य समझते जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 15 और 32, ये दो संख्याएं हैं, इनमें कुछ भी कॉमन है 15 और 32। कोई ऐसी संख्या जो 15 32 दोनों को काटती हो नहीं, तो इनका HCF क्या होता है हमेशा 1 होता है, इसलिए क्या है ये को प्राइम। ये को प्राइम नंबर का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम हमेशा इनकी गुणा के बराबर होता है। एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ठीक है बच्चे। चलिए एक बोनस सवाल आपके सामने। सलील की सैलरी पहले 15% घटाएगी, बाद में 10% बढ़ाएगी, उसकी फाइनल सैलरी शुरुआती सैलरी से कितने परसेंट कम थी, ठीक है ना। होमवर्क है आपका, सवाल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लल्लू सा सवाल है, बहुत ज्यादा आया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर में, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये मॉक टेस्ट पूर्णतः समाप्त होता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 20 में से कितने सवाल ठीक कर लिए, और जो मैंने बताया उसी लेवल का पेपर आएगा, जबरदस्ती टफ सवाल छांट के करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
विश्वास करिए। ओके, चलो। और तैयारी अगर आपको करनी है पूरी बेसिक से रेलवे एग्जाम की, तो आप रेलवे फाउंडेशन बैच सिलेक्शन वे से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां चैप्टर वाइज टाइप वाइज सीक्वेंस में, और यूट्यूब पर प्रैक्टिस डेडली कॉम्बिनेशन है हमारा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।